वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 17 अप्रैल 2022 और आज की इस वीडियो में 16 और 17 अप्रैल 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों की जानकारी विस्तार पूर्वक मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। ध्यान दीजिए, ये श्रृंखला के सारे वीडियो आपके बिहार में आयोजित होने वाले आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो रेगुलर यहाँ पर आप करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पर आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। यह प्रश्न था कि किस राज्य सरकार ने मद्य निषेध कानून के तहत जब्त वाहनों की नीलामी या फिर कह सकते हैं ई नीलामी करने का फैसला किया है। तो ई नीलामी करने का जो फैसला भी लिया गया है ये बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। यहाँ पर कंडीशन आपको ध्यान रखना, मद्य निषेध कानून के तहत जो भी वाहन जब्त किए गए हैं वैसे वाहनों का ई नीलामी करने का फैसला बिहार सरकार ने अभी लिया है। तो राइट आंसर था हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। और बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का पीडीएफ लॉन्च है, आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं। इस पीडीएफ को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो आपको दोबारा से कहीं से भी बिहार के किसी भी करंट अफेयर्स के नोट्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1000 से अधिक प्रश्न है और सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण इसमें प्रस्तुत किया गया है, जो कि आपके बिहार में आयोजित होने वाले 2022 के सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से समान रूप से उपयोगी होंगे, जो खास करके बिहार में आयोजित होने वाले हैं। हम यहाँ पर चलेंगे आगे और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि हमने बीपीएससी एग्जाम को ध्यान रखते हुए, जो एग्जाम आपको ध्यान रखना है 8 मई 2022 को आयोजित होगा 67वीं बीपीएससी संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। इस एग्जाम को ध्यान रखते हुए हमने 17 दिनों का एक टेस्ट सीरीज प्लान लॉन्च किया है, जो कि आपको यहाँ पर कुछ जानकारी देने वाला हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, थोड़ा सा आपका समय लूंगा। जो लोग से ज्वाइन करना चाहेंगे तो ज्वाइन करेंगे बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ये जो टेस्ट सीरीज लॉन्च होगा ये 20 अप्रैल 2022 से लॉन्च होगा, जो कि 6 मई 2022 तक चलेगा। और यहाँ पर प्रत्येक दिन आपको 3 सेट प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि जो पहला सेट होगा ये 6 बजे सुबह में, दूसरा सेट 3 बजे दोपहर में और रात्रि वाला जो सेट होगा ये 10 बजे मिलेगा। तो कुल मिलाकर प्रत्येक दिन यहाँ पर आपको 3 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर होगा। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना, ये फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर जो होगा, ये कह सकते हैं 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर जो होगा ये ऑनलाइन मोड में होगा, यानी कि ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पर आपको टेस्ट देना है और उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, आपके परफॉर्मेंस के आधार पर आपकी रैंकिंग तय होगी और आप जान पाएंगे कि आपकी तैयारी किस स्तर की हुई है। इसके आधार पर आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आगामी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर है या फिर नहीं। कुछ बातें और भी है, जैसे कि टेस्ट का जो भाषा होगा ये हिंदी होगा और ये आयोग यानी कि बीपीएससी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित टेस्ट होगा। इस 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर की बात करें तो इसे आप केवल और केवल 25 रुपये में ही एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि पर सेट अगर हम कॉस्ट की बात करें तो 50 पैसे ही यहाँ आपको देना है। तो इसकी वैधता की बात करें तो ये 30 दिनों की वैधता के साथ आपको मिलेगा। और यहाँ पर हालांकि जो आपका एग्जाम होगा ये 8 मई को ही आयोजित होगा, लेकिन वैधता आपकी 30 दिनों की होगी। आप यहाँ पर चाहें तो किसी भी टाइम स्लॉट में, हमने जो निर्धारित किया ये 6 बजे, 3 बजे और 10 बजे है, लेकिन आप इस 6 बजे, 3 बजे, 10 बजे के बाद भी इस टेस्ट को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर आपको टेस्ट देना है और कोशिश करना है कि 6 मई से पहले यानी कि जो निर्धारित समय हमारा है 6 बजे, 3 बजे और 10 बजे, इसी समय में आप टेस्ट दें। इससे आपको क्या होगा कि बेहतर अनुभव होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। कंप्लीट जानकारी आप हमारे बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करके वहां से ले सकते हैं, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा ये बीपीएससी मेकर ऐप पर ही मिलेगा। तो बीपीएससी मेकर ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इसको डाउनलोड कीजिए और तमाम सेट को इसे एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें इस टेस्ट सीरीज की तो आपको ध्यान रखना अभी 4000 से अधिक लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हम आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे, ये पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार की सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात आईटी विभाग को राज्य भर में डेटा सेंटर या फिर डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए कितने रुपये के निवेश का प्रस्ताव मिला है। ये डेटा वाले संबंधित जो प्रश्न होते हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 817 करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। आपको बता दूं कि आईटी विभाग द्वारा हाल ही में जारी बयान के अनुसार बिहार की सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात आईटी विभाग को राज्य भर में अर्थात बिहार में डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए 817 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिला है। ये आप यहाँ से जानेंगे। अब इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर आगे वाले पॉइंट में आप देखेंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बिहार को पूर्वी क्षेत्र यानी कि पूर्वी भारत का अगला आईटी केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जिसके लिए भी हाल ही में 817 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिला है। और वर्तमान समय में बात करें बिहार की सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि वर्तमान समय में बिहार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है जीवेश कुमार। तो ये कंप्लीट जानकारी यहां से ध्यान रखिए। नेक्स्ट होगा हमारा दूसरा प्रश्न। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू हुआ है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार के बेगूसराय के बरौनी में। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कौन से जिले में, तो राइट आंसर होगा बेगूसराय। आपको डिटेल जानकारी दे दूं कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बिहार के बेगूसराय में शुरू हुआ है और ये जो प्लांट है ये पेप्सी का बॉटलिंग प्लांट है। इसकी जानकारी कुछ आगे लिखी गई है कि इस पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है और यह प्लांट बेगूसराय जिले के बरौनी प्रखंड में 550 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। और यहाँ पर अगर हम पेप्सी के इस बॉटलिंग प्लांट के निर्माण की बात करें तो इस प्लांट का निर्माण वरुण बेवरेजेज लिमिटेड ने किया है
और इस तरह का उद्योग बिहार में पहली बार लगा है, जो कि इससे रोजगार का सृजन होगा। बिहार के कह सकते हैं बेगूसराय के बरौनी क्षेत्र में जो इस प्लांट का मतलब कह सकते हैं निर्माण किया गया है, इस प्लांट के निर्माण से कह सकते हैं रोजगार का कुछ सृजन होगा और आसपास जो भी मजदूर तबके के लोग हैं यहाँ पर अपनी मतलब कह सकते हैं नौकरी करके अपना जीवन यापन को अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार के क्षेत्र के लिए ये पहल बहुत बड़ी उपलब्धि होगी रोजगार के सृजन में। ये सारी बातें ध्यान रखिए। अब बात है बेगूसराय की, तो बेगूसराय के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट जानेंगे, बिहार वाले मैप पर जानेंगे बेगूसराय कहाँ और ये किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बेगूसराय के बारे में। बेगूसराय जो जिला है ये मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। मैंने आपको बताया कि बिहार में 9 प्रमंडल है और उनमें से मुंगेर भी एक प्रमंडल है जिसका हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय मुंगेर है और इसके अंतर्गत आते हैं 6 जिले। मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत हैं 6 जिले। ये जिले हैं मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा। अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट में लिखा है 5, तो आपको ध्यान रखना बेगूसराय जिला जो है बिहार के अन्य 5 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा कर। अब ये अन्य 5 जिले कौन कौन से हैं जो कि बिहार के बेगूसराय के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, वो हम यहाँ पर आगे बिहार वाले मैप पर देखेंगे। जब आप बिहार वाले मैप पर बेगूसराय की स्थिति को ढूंढेंगे तो ये आपको यहाँ पर बेगूसराय देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें अन्य मतलब जिलों की जो कि इसके साथ सीमा साझा करते हैं, ये 5 जिले हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुंगेर की, तो मुंगेर 1 हो गया, खगड़िया 2, समस्तीपुर 3 और उसके बाद पटना 4 और लखीसराय 5। तो कुल मिलाकर 5 जिले हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, ये लखीसराय के साथ, लखीसराय नहीं बल्कि बेगूसराय के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर यह है कि हाल ही में किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। हालांकि इसकी घोषणा बहुत पहले हुई थी, लेकिन यहाँ पर अभी हाल ही में इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है यह है नीलमणि फुकन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन को हाल ही में 2020 के लिए 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप यहां पर असमिया कवि नीलमणि फुकन को इस इमेज में भी देख सकते हैं। आपको बता दूं कि पहली बार इस पुरस्कार का आयोजन असम में किया गया है। यहां से भी आपके प्रश्न बनेंगे। साथ साथ एक पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वे ऐसे तीसरे आदमी हैं जैसे कि जिन्हें की ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ये ध्यान है कि पहली बार यह ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो आयोजन हुआ असम में हुआ और इस प्रकार से आपको ध्यान नीलमणि फुकन तीसरे ऐसे शख्स हैं या फिर तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें की ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगर उनके जन्म की बात करें तो उनका जन्म असम के गोलघाट जिले में आपको ध्यान रखना 10 सितंबर 1933 को हुआ था। और यहाँ पर हमने आगे लिखा इनकी सम्मान या फिर कह सकते हैं इनकी कुछ उपलब्धियों के बारे में कि इससे पहले उन्हें साहित्य अकादमी और पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। पद्मश्री की बात करें तो ये भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इससे पहले जो अन्य 3 है, पहला तो है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। तो ये सीक्वेंस यहाँ पर इस प्रकार से आप ध्यान रखिए। और एक पॉइंट यहाँ पे ये भी बनेगा कि 2019 के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया ये किन्हें दिया गया, तो वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो घोषणा हुई थी, आपको ध्यान रखना मलयालम कवि अक्कितम अच्युतन नवुंदरी को दिया गया था। लेकिन अभी हाल ही में हम बात करें 56वें की, तो 56वां मिला है नीलमणि फुकन को। हालांकि यहाँ पर 57वां का भी घोषणा हो गया है, उसकी भी जानकारी जल्द ही आपको मिलेगा। अब यहाँ पे हमारा अगला है चौथा प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप खिताब जीता है। सबसे पहले यहाँ पर यह ध्यान रखिए इसका अर्थ क्या होता है FIH का, तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी इसका पूरा नाम होता है या फिर आप कह सकते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। अब यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नीदरलैंड। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ जानकारी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आपको बता दूं कि हाल ही में फाइनल अर्थात खिताबी मुकाबले में नीदरलैंड ने जर्मनी को 3-1 से हराकर अपना चौथा FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप खिताब जीता है। आपको ध्यान रखना इस मुकाबले में यानी कि फाइनल मुकाबले में नीदरलैंड ने जर्मनी को 3-1 से हराकर इस खिताब को चौथी बार अपने नाम किया है। आगे यहाँ पे अगर हम बात करें जूनियर महिला हॉकी विश्व कप की भारत के दृष्टिकोण से, तो ये पॉइंट ध्यान रखिए इंग्लैंड ने भारत को 3-0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अर्थात यहाँ पर सीधा सीधा आपको ध्यान रखना पहले स्थान पर रहा नीदरलैंड जो कि गोल्ड मेडल अपने नाम किया, दूसरे स्थान पर रहा जर्मनी जिन्हें सिल्वर मेडल मिला, तीसरे स्थान पर इंग्लैंड रहा जिन्होंने भारत को हराया। तो इंग्लैंड को भी हाल ही में कांस्य पदक मिला। तो ये यहाँ पर विश्व कप से संबंधित तीनों पॉइंट को ध्यान रखना है। भारत के दृष्टिकोण से एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो भारत की मुमताज 8 गोल के साथ टूर्नामेंट में सर्वाधिक स्कोर करने वाले खिलाड़ी हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस टूर्नामेंट का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। अगले संस्करण की बात करें तो 2023 में महिला FIH हॉकी जूनियर विश्व कप का 10वां संस्करण होगा। यह चिली के सेंटियागो में आयोजित किया जाएगा, जो कि यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इस वर्ष जो आयोजित हुआ है ये 9वां संस्करण था जो कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ और इसमें पहले स्थान पर रहा नीदरलैंड, दूसरे स्थान पर जर्मनी और तीसरे स्थान पर इंग्लैंड। हमारा अगला होगा यहाँ पर 5वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वैश्विक व्यापार के अपने पूर्वानुमान को 4.1% से घटाकर कितना कर दिया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है यह ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2.8% कर दिया गया है।
विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वैश्विक व्यापार संगठन अर्थात WTO ने बाजार विनिमय दरों यानी कि मार्केट एक्सचेंज रेट पर वैश्विक GDP 2022 से 2.8% की दर से बढ़ने की उम्मीद जताई है। हालांकि ये जो पहले उम्मीद थी ये 4.1% थी, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आपके एग्जाम में ये भी बनेंगे कितना कमी किया गया है। तो यहाँ से ये ध्यान रखें जो कि पिछले 4.1% के पूर्वानुमान से 1.3% कम है। ये आपके एग्जाम में कमी भी पूछा जा सकता है कितना प्रतिशत कम किया गया है। तो तीनों आंकड़े यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हालांकि इस रिपोर्ट में एक पॉइंट ये भी कहा गया है जिसकी जानकारी आगे लिखा गया है। तो हालांकि यह रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वर्ष 2023 में GDP 3.2% तक बढ़ने का अनुमान है। तो ये वाला भी पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा छठा प्रश्न। यह प्रश्न है कि दीमा हसाओ जिले में कई पाषाणकालीन पत्थर के घड़े अर्थात मेगालिथिक स्टोन जार मिले हैं। यह किस राज्य से संबंधित है? यह अभी बहुत ज्यादा चर्चे में है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आप मान सकते हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि असम। विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि असम के दीमा हसाओ जिले में कई पाषाणकालीन पत्थर के घड़े अर्थात मेगालिथिक स्टोन जार मिले हैं। आप यहां पर इसको इमेज में भी देख सकते हैं। इस तरह के अगर हम जार की बात करें तो इस तरह का घड़ा अब तक 2 अन्य स्थलों इंडोनेशिया और लाओस से प्राप्त हो चुका है। हालांकि यहां पर एक पॉइंट ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि असम के पाषाणकालीन घड़ा को सर्वप्रथम वर्ष 1929 में ब्रिटिश सिविल सेवक जेम्स फिलिप मिल्स और जॉन हेनरी हटन के द्वारा देखा गया था। तो ये भी पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। लेकिन जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ये दीमा हसाओ जिला अभी काफी ज्यादा चर्चे में है। तो ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। संबंधित चीजों को आपको ध्यान रखना और भी कई सारे पॉइंट हो सकता है यहाँ से बने, तो तमाम चीजें आप अपनी तरफ से भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा सातवां प्रश्न। यह प्रश्न कि इन्हें हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग अर्थात UPSC का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर है डॉक्टर मनोज सोनी अर्थात ऑप्शन नंबर बी। आपको बता दूं कि डॉक्टर मनोज सोनी को हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग अर्थात UPSC का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वे डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी का जगह लिए, जो कि प्रदीप कुमार जोशी 4 अप्रैल 2022 तक इस पद पर थे। तो ये भी जानकारी यहाँ से ध्यान रखें, 4 अप्रैल 2022 तक इस पद पर थे प्रदीप कुमार जोशी, जो कि अभी हाल ही में बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। आप यहाँ पर डॉक्टर मनोज सोनी को इस इमेज में भी देख सकते हैं। कुछ पॉइंट इस टॉपिक से या फिर कह सकते हैं इस प्रश्न से महत्वपूर्ण बनेंगे कि भारत का राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और UPSC में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य जो होते हैं इसमें ये 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष के कार्यकाल के लिए पद धारण करते हैं। यानी कि 6 वर्ष या फिर कह सकते हैं 65 वर्ष की अवधि के लिए यहाँ पर मतलब कह सकते हैं इनकी नियुक्ति होती है। और अगर बात करें UPSC के प्रथम अध्यक्ष की, तो आपको ध्यान रखना HK कृपलानी UPSC के पहले अध्यक्ष थे। UPSC अर्थात संघ लोक सेवा आयोग और कह सकते हैं दूसरा जो होता है राज्य लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना का जो प्रावधान किया गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है वो भी आप यहाँ पर जानिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315(1) में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो ये डिटेल जानकारी भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट होगा हमारा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से GI टैग दिए जाने की घोषणा की गई है। इसका संबंध किस राज्य से है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। आपको बता दूं कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से GI टैग दिए जाने की घोषणा हुई है। ऐसी घोषणा क्यों हुई? अगर इसे हम आसान भाषा में समझें तो यूरोपीय बाजार में चाय की बढ़ती मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि यूरोपीय बाजार में इसके प्रवेश से इसे एक अलग पहचान मिल सके। तो इसीलिए अभी हाल ही में ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग के द्वारा GI टैग दिए जाने की घोषणा की गई है। और अगर हम बात करें कांगड़ा चाय की, तो भारत में जो इसे GI टैग मिला था, भारतीय GI टैग जो मिला है ये 2005 में ही दिया गया था। इसीलिए हमने यह पॉइंट लिखा है कि हालांकि भारत में कांगड़ा चाय को 2005 में ही भारतीय GI टैग दिया गया था। GI टैग के बारे में कंप्लीट जानकारी हमने कई दफा आपको दिया है। इसके बारे में कंप्लीट चीजें यहाँ भी लिखी गई है। एक बार पुनः आपको रिवाइज करा दूं, GI टैग का जो पूरा नाम होता है ये होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो कि भारतीय संसद ने 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया था। तो जिसके आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को या फिर उससे संबंधित क्षेत्र को दिया जाता है। हम यहाँ पे बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो जर्दालू आम, कतरनी चावल और मगही फान के बाद शाही लीची 2018 में GI टैग प्राप्त करने वाला बिहार का चौथा कृषि उत्पाद है। अभी हाल ही में कह सकते हैं बिहार मखाना बहुत ज्यादा चर्चे में था। बिहार मखाना को कह सकते हैं GI टैग दिए जाने की घोषणा की गई थी और ये प्रक्रिया बहुत तेजी से चल भी रही थी, लेकिन बाद में यहाँ पर बात है कि इसका नाम बिहार मखाना नहीं बल्कि मिथिला मखाना होना चाहिए। और इसको लेकर हमने डिटेल जानकारी आपको कई बार दिया है। GI टैग की बात करें तो GI टैग मिलने से किसी भी उत्पाद की इंटरनेशनल मार्केटिंग जो होती है वो आसान हो जाती है। और यहाँ पर 2 पॉइंट और भी है जो कि थोड़ा सा अलग है इस पॉइंट से, तो ये भी आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुना गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है फाल्गुनी नायर अर्थात ऑप्शन नंबर बी। आप यहाँ पर फाल्गुनी नायर को इस इमेज में भी देख सकते हैं।
अब ये कौन है, कंप्लीट जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे। तो फाल्गुनी नायर एक कॉस्मेटिक और सौंदर्य उत्पाद ई कॉमर्स कंपनी नायका की संस्थापक और सीईओ है। नायका के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। ये कह सकते हैं कॉस्मेटिक से संबंधित उत्पाद का निर्माण करती है। और यहाँ पे हमने आगे लिखा कि जिन्हें वर्ष 2021 के लिए EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। ये आप यहाँ से ध्यान रखें। अगर हम बात करें नायका की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर रहे फाल्गुनी नायर ने वर्ष 2012 में सौंदर्य उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए नायका मंच की शुरुआत की थी। नायका एक कह सकते हैं एप्लीकेशन है, ये प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। तो नायका की बात करें तो नायका जो है ये कह सकते हैं कॉस्मेटिक उत्पाद से संबंधित ऑनलाइन बिक्री का एक मंच है। तो यहाँ से आप ये ध्यान रखें, इसे वर्ष 2021 के लिए भी हाल ही में EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुना गया है। फाल्गुनी नायर इसके जो संस्थापक हैं उन्हें। अगला होगा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न कि वर्ष 2022 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए किसे मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हर्षवर्धन श्रृंगला, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि G20 शिखर सम्मेलन 2022 में जो आयोजित होगा ये भारत में आयोजित होगा। कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया था, लेकिन यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया किसे मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है। तो हर्षवर्धन श्रृंगला को भी हाल ही में कह सकते हैं मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है। विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि वर्ष 2023 में भारत में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए हाल ही में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला को मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है। वर्ष 2023 में भारत में होने वाला G20 शिखर सम्मेलन देश का या फिर कह सकते हैं भारत का अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय सम्मेलन होगा या फिर सम्मेलन है। और यहाँ पे हर्षवर्धन श्रृंगला की बात करें तो भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS के अधिकारी हर्षवर्धन श्रृंगला भारत के 33वें विदेश सचिव रह चुके थे। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा हमारा अगला प्रश्न। ये अगला है 11वां प्रश्न जो कि IPL से संबंधित है। यह प्रश्न है कि IPL के अब तक के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन बना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हार्दिक पांड्या। इस तरह के भी प्रश्न जो क्रिकेट से संबंधित होते हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय खिलाड़ी की बात किया जा रहा है, सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी है हार्दिक पांड्या। आपको बता दूं कि IPL के 15वें सीजन 2022 में हार्दिक पांड्या ने सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। वे IPL के इतिहास में 100 छक्के लगाने वाले सबसे तेज भारतीय बन गए हैं। IPL के बारे में कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए, ये आपके एग्जाम में आने वाले समय में पूछा जा सकता है। IPL का पूरा नाम होता है इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि भारत में एक T20 क्रिकेट लीग है। इसकी स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी, लेकिन इसका पहला संस्करण या फिर कह सकते हैं पहला टूर्नामेंट वर्ष 2008 में खेला गया था। वर्ष 2021 में जो IPL था ये IPL का 14वां संस्करण था। हालांकि 2022 में जो आयोजित है ये 15वां संस्करण है। वर्ष 2021 के IPL संस्करण की बात करें तो इसका जो प्रीमियर था ये चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था और उस समय चेन्नई सुपर किंग के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन अभी वर्तमान समय में चेन्नई सुपर किंग के कप्तान है रविंद्र जडेजा। 2021 के IPL संस्करण के सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस थे जो कि राजस्थान रॉयल्स टीम से थे। वर्तमान चैंपियन की बात करें तो IPL के जो वर्तमान चैंपियन है ये चेन्नई सुपर किंग है, जो कि 4 बार इस खिताब को अपने नाम कर चुका है। लेकिन मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस इस खिताब को 5 बार अपने नाम कर चुकी है। यानी कि IPL के सबसे सफल टीम की बात करते हैं तो मुंबई इंडियंस सबसे सफल टीम है 5 ट्रॉफी के साथ। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्रिकेट की, तो क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है यह है ICC के बारे में यहाँ पर हमने वही सारी चीज़ों को पुनः ऐड किया है। आप यहाँ पर चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। ये अगला प्रश्न है अम्बेडकर या फिर भीम जयंती प्रत्येक वर्ष कब मनाई जाती है। आपको ध्यान रखना प्रत्येक वर्ष अम्बेडकर या भीम जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। इसी दिन अर्थात 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। इस वर्ष उनकी 131वीं जयंती मनाई गई है। तो ये पॉइंट यहाँ से तीनों के तीनों अपने आप में महत्वपूर्ण है। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में पटना के बाद राज्य का दूसरा तारामंडल बनकर तैयार हो गया है। इसकी कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग बिहार में आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहां पर जितने भी हमारे स्टडी मटेरियल है आप लोग भरपूर लाभ उठा सकते हैं। ये हमारे कुछ रिसेंटली पब्लिश्ड ई बुक है, यानी कि कह सकते हैं PDF है, जो कि इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और साथ साथ मेंबरशिप लेने के बाद एप्लीकेशन के थ्रू भी आप ये सारी मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर आपको कम कीमत पर आपके लिए उपलब्ध होगा। हालांकि यहाँ पर जो लिंक से आप बाय करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। तो बेहतर यह होगा कि कोर्स को आप बाय कीजिए। बीपीएससी मेकर ऐप पर एक बहुत कम कीमत पर आपके लिए उपलब्ध है, तो आप वहां पर जाकर ये तमाम मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। अभी एक ऑफर भी चल रहा है, तो ऑफर का भी आप लोग लाभ उठा पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।